फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारे देश में नए संविधान की ड्राफ्टिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, हाल ही में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने यह बयान दिया कि इंडिया को एक नए संविधान की आवश्यकता है। उनके अनुसार सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले कुछ सालों में स्टेट गवर्नमेंट्स की जो पावर है वो हड़पती जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर को सप्रेस करती जा रही है। देखो, एज ए नागरिक और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, वैसे राइटर ने यहां पर गलत बोला है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है तेलंगाना के सीएम, हेड ऑफ स्टेट तो गवर्नर होंगे ना। खैर, राइटर के अनुसार तेलंगाना के सीएम के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो अपना जो मत है उसे व्यक्त कर सकते हैं फ्रीली। और उन्होंने जो बात बोली कि सेंटर जो है पिछले कुछ सालों में स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर हड़पता जा रहा है, ये बात गलत भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1994 की एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में ये कहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दी एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी यही बात दोहराई थी। बट क्वेश्चन ये उठता है, क्या आज के समय इंडिया एक नया संविधान बना सकता है? क्या ये पॉसिबल है या फिर नहीं है? देखो, 2005 में ना फेमस वकील फाली एस नरीमन, इन्होंने एक लेक्चर दिया था, द साइलेंसेस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इस लेक्चर में उन्होंने ना बहुत अच्छी बात बोली थी। आज के समय में आपके पास ना कितने ही अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज हों, कितने ही ब्रिलियंट हों, कितने ही कमीशंस की रिपोर्ट्स हों, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उन सब की सहायता से आप एक अच्छा संविधान बना सको। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? जब अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज हैं तो फिर उनको संविधान में क्यों नहीं इंक्लूड किया जा सकता? नया संविधान क्यों नहीं बनाया जा सकता? इसका रीजन देखो ये है, जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने संविधान बनाया था ना, तो उस समय स्पिरिट ऑफ परसुएशन, एकोमोडेशन, टॉलरेंस, इन सब का बहुत रोल था। स्पिरिट ऑफ परसुएशन मतलब एक लीडर दूसरे लीडर को परसुएड करता, एकोमोडेशन मतलब कांग्रेस का बोलबाला था उस समय, कांग्रेस ने बाकी विचारधाराओं के लोगों को भी एकोमोडेट किया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, और टॉलरेंस भी थी, सभी एक दूसरे के विचारों को सुनते थे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बेशक था, लेकिन ऐसा नहीं कि मारने को उतारू हो जाए। आज के समय में कास्टिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन, ये सब भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब देखो, कुछ फैक्टर्स देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर राइटर कि आज के समय में संविधान बनाना क्यों नामुमकिन है। सबसे पहली चीज, BR अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, आपको पता है। वो देखो, पहले तो बंगाल में असेंबली से इलेक्ट हुए थे, लेकिन पार्टीशन के बाद उन्होंने अपनी सीट खो दी, लेकिन उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इलेक्ट किया गया कांग्रेस हाईकमांड के कहने पर। तो सोच के देखिए, BR अंबेडकर कांग्रेस के नहीं थे उस समय, लेकिन कांग्रेस और नेहरू को उस समय लगता था कि अंबेडकर का होना जरूरी है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, और उनका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है संविधान के बनाने में, तो उनको एकोमोडेट किया गया। वो जो एकोमोडेटिव स्पिरिट है ना, वो आज के समय में देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट देखो, अंबेडकर जो थे वो साफ तौर पर बोलते थे कि मैं तो शेड्यूल कास्ट के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए काम करूंगा। बावजूद इसके उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। इसका मतलब बाकी कम्युनिटीज भी उन पर ट्रस्ट करती थी कि उनके पास पैशन है, टैलेंट है, वो अच्छा संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। लेकिन राइटर कहते हैं आज के समय में देखो, लोकल लेवल पे इवन वार्ड मेंबर पर सहमति बनाना मुश्किल हो जाता है, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पर सहमति बनाना तो इम्पॉसिबल सा लगता है कि बन पाएगी हमारे देश में। नेक्स्ट देखो, संविधान को बनाने में ना 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। इस बीच बहुत सारे दूसरे देशों के संविधान को स्टडी किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से कंसल्ट किया गया, संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया, उस पर डिबेट की गई, रीड्राफ्ट तैयार हुआ, फिर उसके बाद अप्रूवल हुआ। जब देखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट चलती थी ना, अगर 5 मिनट वेस्ट हो जाते ना, तो अगले दिन वर्किंग जो है वो 5 मिनट पहले स्टार्ट होती, और अगर कोई काम पेंडिंग रह जाता तो देर रात बैठकर उस पेंडिंग काम को कंप्लीट किया जाता, क्योंकि संविधान निर्माता इस बात को समझते थे कि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसे आप आज के समय से कंपेयर कीजिए। आजकल पार्लियामेंट में आप क्या देखते हो, इतना सारा बहुमूल्य जो टाइम है पार्लियामेंट का वो वेस्ट हो जाता है। बहुत सारे बिल्स पर तो बिल्कुल चर्चा ही नहीं होती।
विपक्ष नहीं होता जब बिल पास कर दिए जाते हैं, लेकिन उस समय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के दौरान कितनी हेल्दी डिबेट्स हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं ना, वो कॉलोनियल रूल में एक्टिव थे। मतलब ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो वो लोगों के दुख दर्द को समझते थे। ब्रिटिशर्स ने तो राइट्स दे नहीं रखे थे जनता को, तो वो समझते थे कि जनता को राइट्स देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसीलिए संविधान में इतने सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन आज के समय में ना हमारे देश में जो लीडर्स हैं ना, उनमें वो स्पिरिट नहीं देखने को मिलती कि जनता को एम्पावर किया जाए, जनता को ज़्यादा राइट्स दिए जाएं। उस समय जो लीडर्स थे उनके लिए नेशन फर्स्ट था, पार्टी बाद में। लेकिन आज ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के लिए पार्टी पहले है, देश बाद में है। इलेक्शन जीतना जरूरी है, देश को चाहे नुकसान पहुंचे तो पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान में देखो सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक बात लिखी गई है। हालांकि जो ये सोशलिस्ट वर्ड है और सेकुलर ये बाद में ऐड किए गए थे 1976 में। लेकिन बात करें आज के समय में, देखो संविधान बनाने चलेंगे ना, तो अलग अलग लीडर्स अलग अलग आइडियोलॉजी की बात करेंगे, तो सहमति बना पाना कि संविधान में क्या फाइनली इंक्लूड किया जाए बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे ना, वो डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस बॉडी पर ट्रस्ट किया गया संविधान बनाने के लिए। और वो जो बॉडी थी ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान के प्रति आंसरेबल थी और किसी के प्रति नहीं थी। लेकिन आज़ाद भारत में तो आपको पता है जुडिशरी है इंडिपेंडेंट ढंग से डिस्प्यूट्स को एड्रेस करने के लिए। लेकिन आज के समय भी लीडर्स जो है ना, वो लीड भी करते हैं, मतलब सरकार भी बनाते हैं, वो जज भी करते हैं। आप एक एग्जांपल देखिए, 1973 में 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। एक प्रोविजन इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 371D के क्लास 5 में। इसके अनुसार देखो, वो सर्विस रिलेटेड मैटर्स जिसमें आंध्र प्रदेश की सरकार पार्टी है, उन सर्विस रिलेटेड मैटर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर पास करती है ना, उसे आंध्र प्रदेश की सरकार मॉडिफाई कर सकती है और ट्रिब्यूनल के द्वारा जारी ऑर्डर को आंध्र प्रदेश की सरकार रद्द भी कर सकती है। इस ट्रिब्यूनल ने हाईकोर्ट को रिप्लेस कर दिया है। आप बताइए, आंध्र प्रदेश की सरकार जिस केस में खुद ही पार्टी है और उस पे ट्रिब्यूनल के द्वारा अपना वर्डिक्ट दिया गया है, तो उसी वर्डिक्ट को फिर आंध्र प्रदेश की सरकार रद्द कर सकती है। यह कैसे पॉसिबल है? ट्रिब्यूनल तो मतलब कोर्ट हुई ना, जुडिशरी हुई। अब आंध्र प्रदेश की सरकार खुद ही जिस केस में पार्टी हो, तो उसका फैसला तो जुडिशरी करेगी ना। जुडिशरी ने फैसला कर दिया, फिर गवर्नमेंट के पास पावर है उस फैसले को रद्द करने की। ये तो गलत हो गया ना। लेकिन देखो, फॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था 1986 में पी संभामूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ एपी केस में। लेकिन राइटर कहते हैं ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया, और बहुत सारे ऐसे केस आपको मिलेंगे कि कोर्ट जो है उसकी पावर डाइल्यूट हो रही है। हमने पिछले हफ्ते आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिब्यूनल्स बना के कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल्स और जुडिशरी की वर्किंग में इंटरवेंशन करती है, इंटरफेरेंस करती है। तो इसके बाद देखो, राइटर ये बोलते हैं, आज़ादी से पहले ना इंडिया में 550 प्रिंसली स्टेट्स थे और उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी गहरे थे और डर लगता था कि देश फिर से टूट ना जाए। इसलिए संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया ना, उसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर का प्रोविजन किया गया ताकि देश को बांधा जा सके, देश फिर से ना टूटे। लेकिन सेंटर आज के समय में अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करती है अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स की वर्किंग को प्रभावित करने के लिए। तो इसके लिए देखो, नया संविधान बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो जनता के बीच जा सकती हैं, पॉइंट रख सकती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीजनल पार्टीज को इलेक्ट कीजिए ताकि स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट्स आते हैं उनका समाधान निकालने के लिए। तो इसलिए ये जो पूरी बात है ना तेलंगाना के सीएम की नए संविधान की आवश्यकता है, वो सही नहीं है। ना ही नया संविधान आज के समय में बन सकता है। चीफ मिनिस्टर को खुद भी याद रखना चाहिए, 2013 में आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांटकर 2 नए राज्य जो बनाए गए, उस समय आंध्र प्रदेश की स्टेट असेंबली ने तो मांग को मना कर दिया था। आंध्र प्रदेश की स्टेट असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया गया था कि नहीं, आंध्र प्रदेश को डिवाइड ना किया जाए। लेकिन
संविधान के आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट ने बिल पास किया और आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े हो गए, 2 राज्यों में आंध्र प्रदेश डिवाइड हो गया। जबकि ये जो थे ना तेलंगाना के सीएम केसीआर, आप में से शायद कुछ लोगों को ना पता हो, इन्होंने ही बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई थी तेलंगाना के निर्माण के लिए। तो इसीलिए इस लास्ट बात का जिक्र राइटर कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते थे ना सीएम केसीआर कि तेलंगाना बने उस समय। तो आंध्र प्रदेश की असेंबली तो मना कर दिया था, सेंटर के प्रयासों से बना था ना तेलंगाना तो खुद ही। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल देखो, रेल सेफ्टी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कुछ दिनों पहले देखो वेस्ट बंगाल में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, 9 लोगों की डेथ हो गई थी। तो उस समय जो रेल बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको सरकार ने बोला था कि आप पूरी जांच करवाइए इस एक्सीडेंट की और सभी एस्पेक्ट्स को कंसीडर कीजिए, एनालाइज कीजिए, ताकि फ्यूचर में रेल सेफ्टी को और ज़्यादा दुरुस्त किया जा सके। देखो थोड़ा हम बैकग्राउंड डिस्कस करें। इंडियन रेलवेज जो है वो पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। डेली बेसिस पर 23 मिलियन पैसेंजर जो हैं, ये प्री कोविड-19 का डेटा है, 23 मिलियन पैसेंजर रेलवे से यात्रा करते हैं। अराउंड 1.1 बिलियन टन ऑफ फ्रीट जो है वो कैरी किया जाता है। इसीलिए देखो रेलवेज की इंपॉर्टेंस को देखते हुए बहुत बार रेलवेज को, इंडियन रेलवेज को भारत की लाइफलाइन भी कह दिया जाता है। तो स्मूथ ऑपरेशंस इंश्योर करने के लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारी सेफ्टी पर कमेटीज़ पास्ट में गठित की गई हैं, जैसे रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी, खन्ना कमेटी जिसे कहा जाता है, ये 1998 में गठित की गई। 2012 में काकोडकर कमेटी, इसका नाम है हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी। 2012 में पिट्रोडा कमेटी, इसका नाम एक्सपर्ट ग्रुप फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज। उसके बाद कमेटी फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर मेजर रेलवेज प्रोजेक्ट एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री। और 2015 में रेलवे बोर्ड यानी देब्रॉय कमेटी आई थी। अगर देखो बात करें आज के समय में रेलवेज में जो सेफ्टी एस्पेक्ट्स हैं उनको कौन रिव्यू करता है या फिर कौन अप्रूवल देता है, ये किया जाता है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। प्री की जब तैयारी करते हैं ना तो इस फैक्ट का जरूर ध्यान रखिएगा। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, नाम से क्या लगता है रेलवे सेफ्टी, रेलवे मिनिस्टर के अंतर्गत आती होगी ये कमेटी, लेकिन नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है और आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत। तो ऐसा फैक्ट है कि बहुत चांस है कि अगर पूछ लिया जाए ना पढ़ा हो तो गलत हो जाएगा। और भी सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं रेलवे सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। देखो जैसे 2011 में एक रेलवे सेफ्टी फंड इस्टेब्लिश किया था, ताकि जो अनमैन्ड क्रॉसिंग होती है ना, जैसे ये रेलवे लाइन है, यहाँ पे फाटक कुछ नहीं है, सीधा जब रेल नहीं आ रही होती है तो जनता क्रॉस कर लेती है, तो ये अनमैन्ड क्रॉसिंग है, यहाँ पे एक्सीडेंट्स की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जहाँ पे अनमैन्ड क्रॉसिंग है वहाँ पे ब्रिज वगैरह इस्टेब्लिश किए जाएं, इसके लिए ये रेलवे सेफ्टी फंड इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष RRS के, इसको क्रिएट किया गया था 2017-18 में एज ए डेडिकेटेड फंड फॉर सेफ्टी, और इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे, जो कि आने वाले 5 सालों में खर्च करने थे, ताकि सेफ्टी रिलेटेड वर्क्स जो पेंडिंग हैं उन्हें कंप्लीट किया जा सके। पहले इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के कोचेस का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया गया सुपीरियर टेक्नोलॉजी के लिंक, होफमैन, बुश LHB कोचेस। और आज के समय तो देखो विस्टाडोम कोचेस को अटैच किया जाता है LHB के साथ में। नाम याद रखिए, क्योंकि अगर रेलवे सेफ्टी का क्वेश्चन आता है तो ये जो कीवर्ड्स है ना इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव किया गया है, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है। CCTV कैमराज इस्टेब्लिश किए गए हैं कोचेस में। नेक्स्ट, विजन 2024 लॉन्च किया गया, ताकि जो क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं ना उन्हें 2024 से पहले कंप्लीट किया जा सके, सच एज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, लाइव मल्टी ट्रैकिंग ऑफ कंजेस्टेड रूट्स, अपग्रेडेशन ऑफ स्पीड। सबसे लास्ट में स्टेट लेवल सिक्योरिटी कमेटी फॉर रेलवेज सेटअप की गई हैं DGPs की चेयरमैनशिप में, ताकि पैसेंजर्स की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। तो ये सारे स्टेप्स सरकार ने उठाए हैं। नतीजा क्या निकला? देखो 2014-15 से लेकर 2019-20 के बीच नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स और नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं वो कम हो गई हैं। 135 से घट के 55 हो गई और 292 से घट के 5 हो गई। पैसेंजर सेफ्टी की बात करें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार 2019 में रेल एक्सीडेंट्स हुए
27,987 और 2020 में घट के 13,018। और एक खास बात देखो, ज़्यादातर आज के समय में जो ये एक्सीडेंट्स होते हैं ना, ट्रेन से नीचे गिरने में या फिर कोई रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा है एकदम ट्रेन से टकरा गया, 70% लोगों की जाने तो इसी प्रकार के एक्सीडेंट से जाती हैं। नेक्स्ट, रोड यूजर सेफ्टी, 1014 एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए गए अलग अलग रेलवे क्रॉसिंग्स पर, जिसमें 1185 लोगों की डेथ हो गई। नेक्स्ट, रेस्क्यू फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग, 2000 से ज़्यादा वुमेन और चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग को रोका गया 2017 से लेकर 21 के बीच में। इंडियन रेलवे ने एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया है, ऑपरेशन आहत। ए नेशन वाइड ऑपरेशन है जो ट्रैफिकर्स अक्सर इंडियन रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं ना, इंडियन रेलवेज का नेटवर्क यूज़ करते हैं, उसे रोकने के लिए, उसे तोड़ने के लिए और फाइनली ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के लिए ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन आहत। तो ये तो देखो, मतलब हमने समझा किस प्रकार से जो स्टेप्स लिए गए हैं ना सरकार ने, वो स्टेप्स कहीं ना कहीं इफेक्टिव तो साबित हो रहे हैं। लेकिन फिर भी रोड एक्सीडेंट्स होने बंद तो नहीं हो रहे हैं। क्या दिक्कत है, गैप्स कहाँ हैं? सबसे पहले स्ट्रक्चरल गैप्स। देखो, बहुत सारी जो एसेट है ना रेलवेज की, काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। 2019 में स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज ने ये कहा था, इंडियन रेलवेज नेटवर्क में 1,47,523 ब्रिजेज ऐसे हैं जिनको लेकर सीरियस इश्यूज हैं। हजारों ब्रिज तो ऐसे हैं जो देखो 100 या फिर 100 से ज़्यादा साल पुराने भी हैं। ऑपरेशनल गैप्स काफ़ी हैं, लैक ऑफ फायर डिटेक्शन सिस्टम, इश्यूज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्स, इनके कारण भी काफ़ी बार एक्सीडेंट हो जाता है। फाइनेंशियल गैप, रेलवेज के पास इतना पैसा नहीं होता अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए। ट्रेन टिकट्स हमारे देश में रिलेटिवली दूसरे देशों की अपेक्षा कर काफ़ी सस्ती हैं अगर हम पैसेंजर टिकट की बात करें, और जो फ्रीट फेयर है ना वो ज़्यादा है बल्कि। तो रेलवेज को ना अपना अच्छा रेवेन्यू को ना ढंग से मोबिलाइज करना पड़ेगा, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट की सहायता से हो, दूसरे सोर्सेज की सहायता से हो। नेक्स्ट, रेलवे स्टाफ लैप्स। रेलवे जो स्टाफ है उसकी कमी देखने को मिलती है। काफ़ी बार स्टाफ पर्याप्त नहीं होता, काफ़ी बार जो स्टाफ ऑपरेशंस के दौरान एरर कर देता है। कल परसों एक वीडियो वायरल हो रही थी कि जो ट्रेन ड्राइवर है वो अपने लिए स्पेशल ट्रेन रोकता है, कचौरी लेता है और फिर ट्रेन को स्टार्ट करके फिर से चला जाता है। मतलब खुद नीचे नहीं आता, कचौरी वाला पर्सन वहाँ पे खड़ा होता है। ऐसी कोई वीडियो वायरल हुई थी कल परसों में। तो बात ये नहीं है कि हाँ उसका भी कचौरी खाने का अधिकार है, नहीं, आप सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो ना। ट्रेन रोकने के लिए आपको पूरा कोऑर्डिनेशन करना होता है बाकी लोगों के साथ में। तो यहाँ पे फिर रेलवेज ने सस्पेंड कर दिया उस ड्राइवर को। तो कहने का मतलब ये है, सिग्नल मैन, मैकेनिकल एरर, पुअर ट्रैक रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज टनल कोलैप्स, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं रेलवे स्टाफ की गलतियों की वजह से होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट, दूसरे गैप्स। बहुत सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज देखो ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी स्टेट लेवल सिक्योरिटी कमेटी फॉर रेलवेज का निर्माण नहीं किया है। और सेफ ड्रिंकिंग वाटर में काफ़ी गैप्स हैं। पैसेंजर्स को दूसरी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती। काफ़ी बार रेलवे में के जो ब्रिज होते हैं उनके नीचे गंदा पानी जमा हो जाता है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो सेफ्टी जो है ना वो इथोस है, सेफ्टी को नर्चर करने की आवश्यकता है। डिमांड से पहले कैपेबिलिटी इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। नेटवर्क अगर बन जाए, कहीं नई रेलवे लाइन बिछ जाए तो उसको मेंटेन करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक बार काम हो गया तो हो गया, बस अब ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। और इंडिजिनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए रेलवे सेफ्टी से संबंधित। रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी को सेटअप किया जाए ताकि वेरियस रेलवे डिपार्टमेंट्स और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में इस अथॉरिटी के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जा सके। सभी स्टेट्स और यूटीज़ में स्टेट लेवल सिक्योरिटी कमेटी फॉर रेलवेज इस्टेब्लिश की जाए और सेफ्टी से संबंधित एक कोड ऑफ कंडक्ट भी होना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ में रेलवे सेफ्टी से संबंधित इथोस को नर्चर किया जा सके और ह्यूमन एरर कम से कम हो, ये इंश्योर किया जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया रेलवे सेफ्टी से संबंधित। इसके बाद अगला जो हमारा आर्टिकल है वो देखो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के हेल्थ टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले आप एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होते हैं। अगर ए को है तो ए की वजह से बी को भी हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल HIV। दूसरी तरफ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होते हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं जिन्हें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कहा जाता है, या फिर दूसरे रेस्पिरेटरी डिजीज़, सांस लेने संबंधित बीमारियां। दूसरा डिफरेंस ये है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं वो पैथोजेंस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस हो गया। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं इनके होने के पीछे दूसरे काफ़ी सारे रीजंस हैं, जैसे लाइफस्टाइल। कोई अल्कोहल का सेवन काफ़ी ज़्यादा करता है तो हो सकता है उसको कैंसर हो जाए। काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो सांस लेने संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। इस प्रकार से बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बीच। चूँकि हमारा फोकस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पर है तो थोड़ा डिटेल से रीजंस की बात कर लेते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्यों होते हैं। पहला रीज़न, पुवर्टी एंड लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। सिंपल एग्जाम्पल है, याद कीजिए आप, रजनी आंटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। वो गरीब हैं, उज्ज्वला स्कीम के तहत उन्हें LPG सिलेंडर तो मिला, लेकिन गरीबी की वजह से वो उस सिलेंडर को रिफिल नहीं करवा पा रही हैं। वो लकड़ी जलाकर चूल्हे पर खाना बनाती हैं, धुआं निकलेगा, इस वजह से सांस लेने संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। तो पुवर्टी एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से काफ़ी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाते हैं। और गरीब लोग देखो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अच्छे से अवेल भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज का अभाव होता है। दूसरा रीज़न, रैपिड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। अर्बन एरियाज़ में हवा साफ़ नहीं होती, भागदौड़ की ज़िंदगी में लोग अपने सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं अर्बन एरियाज़ में, और इनकी वजह से काफ़ी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट, पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। पोल्यूशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है, ना सिर्फ अर्बन एरियाज़ में बल्कि रूरल एरियाज़ में भी। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल इश्यूज़। आजकल का लाइफस्टाइल देखो इस प्रकार का हो गया है, काफ़ी लोग ध्यान नहीं दे पाते कि वो अपनी डाइट में किस चीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं, किस चीज़ को एक्सक्लूड कर रहे हैं। इसका रिजल्ट ये निकलता है, कई बार न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और कई बार बहुत ज़्यादा मोटापा आ जाता है, और इस वजह से काफ़ी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट, कंजप्शन ऑफ एल्कोहल एंड टोबैको। बहुत ज़्यादा तंबाकू का सेवन करने से, शराब का सेवन करने से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाते हैं। सबसे लास्ट में, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, केमिकल्स का इस्तेमाल होता है फार्मिंग में, तो बाद में वही जो केमिकल्स हैं वो फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, और उन केमिकल्स की वजह से कई तरह के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाते हैं, जैसे कैंसर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन में फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हुआ, और ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा इंटेंस कहाँ पर रही? हरियाणा में, पंजाब में। हरियाणा पंजाब में कुछ इलाकों में कैंसर की जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो कुछ लोग कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ऐसा हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशन में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने लगा और हार्मफुल केमिकल्स फूड चेन में एंटर कर गए, और इस वजह से कुछ पर्टिकुलर इलाकों में कैंसर की जो रेट है वो रिलेटिवली ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हमने रीजन्स की बात की, किन रीजन्स की वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। आगे देखो, एक स्टडी है, स्टडी का नाम है प्योर, PURE, पूरा नाम है प्रोस्पेक्टिव अर्बन रूरल एपिडेमियोलॉजी। ये स्टडी जिसका नाम है प्योर, इसी हफ्ते लांसेट जर्नल में पब्लिश हुई। ये स्टडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ पर आधारित थी, मतलब हार्ट रिलेटेड डिजीज़, और इस स्टडी को कंडक्ट किया गया 21 कंट्रीज़ में, और ये 21 देश 5 कॉन्टिनेंट्स में आते हैं। स्टडी के बारे में माइन्यूट डिटेल्स आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट स्टडी से ये निकल के आता है, ओवरऑल हार्ट रिलेटेड जो डिजीज़ है यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, वो लीडिंग काज है डेथ का, यानी सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं हार्ट रिलेटेड डिजीज़ की वजह से। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे ये बताइए, डेवलप कंट्रीज़ में रिस्क ज़्यादा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा है? मतलब यूरोप के देशों में ज़्यादा रिस्क है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का या फिर इंडिया जैसे देशों में ज़्यादा रिस्क है? आपने बिल्कुल ठीक सोचा है, डेवलप कंट्रीज़ में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि देखो यूरोप के कंट्रीज़ में लोगों का इनकम लेवल हाई है,
तो उनका रहन सहन इस प्रकार का है, वो ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं या फिर अनहेल्दी फूड, पिज़्ज़ा वगैरह जो इस प्रकार का फूड है उसका सेवन करते हैं। जबकि इंडिया जैसे देशों में लोगों का इतना इनकम लेवल हाई होता नहीं है, पुअर्टी रिलेटिवली ज़्यादा है, लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो रिस्क है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में रिलेटिवली कम है। अब आप एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ज़्यादा डेथ्स कहाँ होती हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से ज़्यादा डेथ डेवलप कंट्रीज़ में होती हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में होती हैं? इस बार भी आपने बिल्कुल ठीक सोचा, डेथ्स ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ में होती हैं। और इसका रीज़न ये है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप नहीं होता, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, अच्छी रिसर्च नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो इसी वजह से ज़्यादा डेथ्स होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ना कि डेवलप कंट्रीज़ में जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। और यही बात इस स्टडी से भी साबित हुई है। यहाँ पर देखिए आप कुछ पॉइंट्स इंडिया स्पेसिफिक कि इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से ज़्यादा डेथ्स क्यों होती हैं। देखो, इंडिया में पब्लिक हेल्थ आर्किटेक्चर जो है काफ़ी ख़राब कंडीशन में है, पब्लिक हॉस्पिटल्स काफ़ी कम हैं इंडिया में, और जो हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। डेंगू, ये सब जो डिजीज़ होते हैं इन पर, डायबिटीज़ पर, कैंसर पर, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ पर कम फोकस किया जाता है हमारे देश के पब्लिक हॉस्पिटल्स में। बजट सरकार काफ़ी कम एलोकेट करती है हेल्थ को, और ख़ास करके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को। मतलब वैसे तो ऑलरेडी सरकार कम पैसा देती है हेल्थ सेक्टर के लिए, लेकिन जितना देती है उसमें से भी ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए एलोकेट होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए कम होते हैं। हेल्दी वर्कफोर्स अभाव है हमारे देश में। और सबसे लास्ट पॉइंट, अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है हमारे देश में, पोल्यूशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे देश की सिटीज़ में, और लाइफस्टाइल अब वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह होता जा रहा है, और इस वजह से हमारे देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से जो डेथ्स हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पैक्ट क्या होता है जब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की जो रेट है वो ज़्यादा होती है। सबसे पहला तो पॉइंट देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा होते हैं तो जिन भी लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हुए हैं प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ह्यूमन रिसोर्सेज का अभाव है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है, काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं, और बहुत से लोग गरीबी रेखा के पास आ जाते हैं या फिर गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पर जो पैसा खर्च होता है इसकी वजह से। देखो, इंडिया में एक प्रॉब्लम ये है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ज़्यादातर लोगों के द्वारा इंश्योरेंस करवाया होता है, जागरूकता काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में बहुत कम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उनको अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है जब इस प्रकार के डिजीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसी पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता था सेविंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन वो पैसा खर्च हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के इलाज के लिए, तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी प्रभावित होती है। सबसे लास्ट पॉइंट, जो लोग ऑलरेडी गरीब हैं वो तो पहले से वल्नरेबल हैं, उनको अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाते हैं तो वो तो देखो कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं, बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं या फिर अपने करीबियों की को खो देते हैं। तो ये सारे नुकसान होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, सरकार क्या कर रही है अपनी तरफ से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के रेट को कम करने के लिए। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ही समय पहले स्कीम लॉन्च की थी, आयुष्मान भारत योजना, और बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी तरफ से स्कीम्स चला रही हैं ताकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो बर्डन है इसे कम किया जा सके। ये कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स हैं जो सरकार की तरफ से चलाई गई हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बर्डन को कम करने के लिए। इनमें से 2-3 स्कीम के नाम आप याद रख लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में उनको यूज़ कर सको। अब लास्ट में बारी आती है वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड में देखो मेनली 4 पॉइंट्स दिए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सरकार हेल्थ के लिए 6% ऑफ जीडीपी एलोकेट करे, और हेल्थ के लिए जितना एलोकेट किया जाता है सरकार के द्वारा उसमें से 35% जाना चाहिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बर्डन को कम करने के लिए। दूसरा पॉइंट, इंडिया वैसे देखो पहला ऐसा देश है जिसने ग्लोबल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को अपनाया,
तो इस मॉनिटरिंग से जो डेटा प्राप्त होता है उसका इस्तेमाल किया जाए अच्छे से पॉलिसीज़ बनाने के लिए, ताकि बर्डन जो है एनसीडीज़ का कम हो जाए। नेक्स्ट, कई सारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो देखो प्रिवेंटेबल हैं। अगर अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जाए, लोगों को एनकरेज किया जाए कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो कम हो सकते हैं। जैसे देखो डायबिटीज़ है या फिर कुछ हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हैं, उनको अवॉइड किया जा सकता है हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर। और लास्ट पॉइंट, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये हमने वे फॉरवर्ड डिस्कस किया और इसी के साथ हमारा ये पूरा आर्टिकल ख़त्म हो गया। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।